नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीर आप में से कितने लोगों को याद है या इस तस्वीर के बारे में आप में से कितने लोगों को पता है? चेहरे तो आप पहचान ही रहे होंगे। एक अटल बिहारी वाजपेयी हैं, दूसरे उनके बगल में बैठे नरेंद्र मोदी हैं। ये तस्वीर तब की है जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे। गुजरात दंगे के बाद अप्रैल 2002 के पहले हफ्ते में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात दंगा पीड़ितों का हाल जानने के लिए शरणार्थी शिविरों में गए थे। उन शिविरों में गए थे जहां दंगे में मारे गए मुस्लिम परिवारों के परिजन रोते बिलखते और फरियाद करते हुए उन्हें मिले थे। ये वो दंगा था जिसमें बड़ी संख्या में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था। चुन चुनकर बस्तियां जलाई गई थी। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग और महिलाएं सब दंगाइयों के शिकार हुए थे। प्रधानमंत्री वाजपेयी दंगा पीड़ितों का हाल जानकर विचलित हो गए थे। दिल्ली लौटने से पहले प्रधानमंत्री वाजपेयी ने गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाजपेयी से एक महिला पत्रकार ने एक सवाल पूछ दिया था, आपका मुख्यमंत्री के लिए कोई संदेश है क्या? तब वाजपेयी ने जो कहा था वो आज तक लोग भूले नहीं हैं। मुख्यमंत्री को राजधर्म निभाने की नसीहत देने वाला उनका वो स्टेटमेंट इतिहास में दर्ज है। कुछ दिन पहले तक एनसीईआरटी की किताबों में भी दर्ज था, लेकिन अब गुजरात दंगे से जुड़े पन्ने कोर्स की किताबों से डिलीट कर दिए गए हैं। इसके साथ वाजपेयी का वो स्टेटमेंट भी डिलीट कर दिया गया है। आने वाली पीढ़ियां अब अपने सिलेबस में नहीं पढ़ पाएंगी कि कभी एक पीएम ने अपनी ही पार्टी के सीएम को राजधर्म निभाने की नसीहत दी थी। एनसीईआरटी के नए सिलेबस में गांधी, आरएसएस, मुगल समेत कई विषय के जो पन्ने थे या पैराग्राफ थे उन्हें डिलीट किए गए हैं। उसमें से कुछ गुजरात दंगे पर लिखे पैराग्राफ भी डिलीट किए गए हैं। अब ये कौन बताएगा कि किसके कहने पर एनसीईआरटी ने यह सब डिलीट किया? किसका निर्देश था? कौन असहज था? कौन चाहता था कि वाजपेयी की नसीहत, मोदी को दी गई नसीहत किताबों में ना हो? इस ऐतिहासिक तथ्य को किताबों से मिटाने की क्या मजबूरी थी? बहरहाल, पहले मैं आपको मोदी की मौजूदगी में वाजपेयी की तरफ से दिया गया वो बयान सुनाता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। गुजरात से दिल्ली लौटने के बाद प्रधानमंत्री वाजपेयी इतने दुखी थे कि मोदी को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते थे। दूसरी तरफ उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी थे जो हर हाल में मोदी को बचाना चाहते थे। दोनों में इस बात को लेकर टकराव हुआ, तनातनी हुई, बोलचाल तक कई दिनों तक दोनों में बंद हो गया। बीजेपी के गोवा अधिवेशन में मोदी को बचाने के लिए आडवाणी के इशारे पर एक पटकथा लिखी गई। वाजपेयी को एक तरह से अंधेरे में रखा गया और आखिर में हार वाजपेयी की हुई, जीत आडवाणी और मोदी की हुई। वो पूरी कहानी भी इसी वीडियो में आगे आप सुनेंगे, जो शायद आपने कहीं नहीं सुनी होगी। लेकिन पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात जिसे एनसीईआरटी की किताब से हटा दिया गया है। पहले आप सुनिए कि जब प्रधानमंत्री वाजपेयी से पूछा गया कि गुजरात के मुख्यमंत्री के लिए आपका क्या संदेश है, तब उन्होंने क्या कहा था। गौर से सुनिए। One last question. So, Prime Minister, we heard your question, your message for the officials जो आप लाए थे। आपका चीफ मिनिस्टर के लिए भी कोई मैसेज है आपकी विजिट पे? नहीं, चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म। ये शब्द काफी सार्थक है। मैं उसी का पालन कर रहा हूं, पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता। न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर,
न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने साफ साफ कहा था, चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। यह शब्द काफी सार्थक है, मैं उसी का पालन कर रहा हूं, पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। यही कहा था वाजपेयी ने। वाजपेयी ने कहा था, राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न धर्म के आधार पर, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। जब प्रधानमंत्री वाजपेयी राजधर्म की नसीहत दे रहे थे तो उनके बगल में बैठे गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आज प्रधानमंत्री हैं, असहज भाव से उन्हें देख रहे थे। बीच में ही नरेंद्र मोदी ने कहा, हम भी वही कर रहे हैं साहब। और इसके बाद वाजपेयी ने आगे कहा, मुझे विश्वास है नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। इसके बाद धन्यवाद कहकर वाजपेयी ने अपनी बात खत्म कर दी। वाजपेयी गुजरात से दिल्ली लौटे। उसके बाद कई दिनों तक उनके भीतर मोदी की शैली को लेकर बेचैनी रही। गुजरात में उनका यह कहना कि शासक के लिए प्रजा प्रजा में जाति, धर्म या जन्म के आधार पर भेद नहीं हो सकता, काफी था। आरएसएस से लेकर बीजेपी तक में यह खलबली मच गई कि वाजपेयी मोदी को हटाना चाहते हैं। यह संदेश चला गया कि वाजपेयी गुजरात सरकार की भूमिका को लेकर नाराज है, मोदी को हटाने के पक्ष में है। लेकिन मोदी के सिर पर बीजेपी के कद्दावर नेता और तब के उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का हाथ था। दोनों में मोदी को लेकर एक तरह से टकराव की स्थिति बन गई थी। लेकिन आखिर में हार वाजपेयी की हुई। आडवाणी के निर्देश पर, या कहें तो आडवाणी के रजामंदी से, प्रमोद महाजन से लेकर अरुण जेटली तक बीजेपी के कई नेता मोदी को बचाने में जुट गए थे। पर्दे के पीछे कई तरह के खेल हुए। उस वक्त अगर वाजपेयी अकेले न पड़े होते तो शायद आज मोदी यहां न होते। इस बारे में कई किताबों में काफी कुछ लिखा जा चुका है। ऐसी कई जानकारियां जो आज भी आप तक नहीं पहुंची होगी। मैंने जून 2021 में कई किताबों के हवाले से इस पर एक वीडियो विस्तार से बनाया था। उस वीडियो के कुछ हिस्से को मैं यहां जोड़ रहा हूं, और जब आप देखना शुरू करेंगे तो आखिर तक एक सांस में देख जाएंगे। अब तक किसी वीडियो में इतनी जानकारी आपको नहीं मिली होगी, ये मेरा दावा है, और देखेंगे तभी समझेंगे। और कई किताबों के निचोड़ से जो मैंने उस दौर को समझा वही मैंने इस वीडियो में कहा। तो अब मैं छोड़ता हूं, उस वीडियो के उस हिस्से को देखिए जो जून 2021 में मैंने रिकॉर्ड किया था। देखिए, 2002 में हुए गुजरात दंगों के बाद प्रधानमंत्री वाजपेयी का यह चाहना कि नरेंद्र मोदी अपने पद से इस्तीफा दें, और प्रधानमंत्री वाजपेयी की इस चाहत और मोदी के बीच आडवाणी का चट्टान की तरह खड़े हो जाना, पूरी की पूरी बीजेपी का नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो जाना और वाजपेयी का अकेला पड़ जाना, वाजपेयी का दिल्ली से गोवा जाना और रास्ते में विमान में वाजपेयी और आडवाणी की संवादहीनता, फिर वाजपेयी और आडवाणी में नरेंद्र मोदी को हटाने को लेकर एक तरह से सहमति, और फिर गोवा जाकर पूरी पटकथा का बदल जाना, यह अपने आप में कहानी इतनी दिलचस्प है और इतनी सनसनीखेज कि आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि राजनीति में जो रिश्ते ऊपर से कुछ और दिखते हैं, भीतर से कुछ और होते हैं, और किस तरह से सियासी दांवपेच कई बार राजनीति की दिशा बदल देती है और किसी शख्सियत की जिंदगी बदल देती है, उसकी राजनीतिक कद और उसकी ऊंचाई तय करती है। तो मेरे पास कुछ किताबें दोस्तों, इन्हीं किताबों से मैं एक किस्से कहानी आपको सुनाऊंगा आज का। हालांकि ये मैंने बहुत पढ़ा हुआ है अपने समय में, 2002-03 में, उस दौर में। लेकिन अभी नई किताब आई है, विनय सेनापति की किताब है जुगलबंदी, पहले अंग्रेजी में आई, दूसरी किताब इन्हीं की किताब का ये हिंदी अनुवाद भी आया है जुगलबंदी के नाम से, भाजपा युग मोदी के पहले। इन किताबों में, दोनों किताबों में, इस किताब में वाजपेयी आडवाणी के मतभेद, जहाज में जो कुछ हुआ गोवा जाते वक्त,
उसके पहले वाजपेयी और आडवाणी के बीच संवादहीनता, इसके अलावा वाजपेयी किस हद तक क्या कोशिश करते रहे और किस ढंग से मोदी को बचाने की कोशिश हुई, दिलचस्प चैप्टर इसमें लिखा गया है। एक किताब लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखा है जो उनकी आत्मकथा है, मेरा देश मेरा जीवन, जो अंग्रेजी में है माई कंट्री माई लाइफ, उसी का हिंदी अनुवाद है। और एक किताब वाजपेयी की जीवनी है, द अनटोल्ड वाजपेयी, उल्लेख एनपी की। ये किताब मैंने कई साल पहले ली थी, शायद 3-4 साल पहले, और आडवाणी की किताब तो शायद 8-10 साल पहले मैंने खरीदी और पढ़ी थी। इन तीनों किताबों से ही एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। वैसे मोटे तौर पर ये वो कहानी है जो छिटपुट लोग जानते होंगे, लेकिन इतनी विस्तार से शायद आप ना जानते हो। तो क्या कहानी है? गुजरात में जब दंगे हुए फरवरी में 2002 में, देश और दुनिया में नरेंद्र मोदी सरकार पर कई सवाल उठे। मोदी की भूमिका एक मुख्यमंत्री के तौर पर, मोदी सरकार की पुलिस की भूमिका, पुलिस की नाकामी, पुलिस की लापरवाही, और तो और आरोप ये कि बीजेपी के, बजरंग दल के, वीएचपी के और ऐसे बहुत सारे कट्टर हिंदुत्ववादी लोग या ताकतें उन दंगों में शामिल थी और उन दंगाइयों को सरकार की तरफ से संरक्षण था, प्रश्रय था या छूट थी। इसको लेकर बहुत कुछ उस दौर में भी लिखा गया और कई रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट, बहुत कुछ हुआ। उसके विस्तार में गए बगैर दंगों के बाद वाजपेयी पर लगातार हमले हो रहे थे। संसद से लेकर देश दुनिया के अखबारों में संपादकीय लिखे जा रहे थे। वाजपेयी थोड़े विचलित थे, बेचैन भी थे, उन्हें अपनी छवि की चिंता थी। दूसरी तरफ आडवाणी और पार्टी के बाकी नेता थे जो मोदी के साथ थे। तो उसी बीच दोस्तों हुआ ये कि वाकया है कि वाजपेयी 4 अप्रैल 2002 को वाजपेयी गुजरात गए, जब हर तरफ से उन पर दबाव हो रहा था कि आप जाकर देखिए गुजरात में क्या स्थिति है। दंगाई जिस ढंग से खुली छूट के साथ दंगाइयों ने वहाँ उत्पात मचाया, उसका खामियाजा सैकड़ों लोगों ने भुगता। शरणार्थी शिविरों में लोग कैसे रह रहे हैं, आपको जाना और देखना चाहिए। तो वाजपेयी 4 अप्रैल 2002 को अहमदाबाद जब गए, नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के तौर पर उनका स्वागत किया और उसके बाद वाजपेयी पहले गोधरा स्टेशन गए। उन्होंने उस बोगी का मुआयना किया जिस बोगी को जला दिया गया था और जिस बोगी में कार सेवकों की मौत हुई थी, और जो कहा गया कि एक सुनियोजित साजिश के तहत कार सेवकों को मारा गया। और उसके बाद वाजपेयी वापस आए और उस ट्रेन में आग लगने और लगाए जाने के अगले ही दिन गुजरात में दंगे हुए थे। वाजपेयी वहाँ से आए वापस गोधरा से और उसके बाद शाह आलम शरणार्थी शिविर में गए। उस शिविर में 9 या 10 हज़ार के आसपास मुस्लिम शरणार्थी रह रहे थे उस वक्त। उनके परिजन, परिवार के लोग दंगे में मारे गए थे। वाजपेयी जब उस शिविर में लोगों से मिल रहे थे, इस किताब में जिक्र है, विनय सेनापति की किताब में जिक्र है, और तब आगे कहानी सुनाऊंगा कि वाजपेयी के साथ गच्चा कैसे हुआ, जो सबसे दिलचस्प पहलू है। लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड, तो वाजपेयी वहाँ शरणार्थियों से मिलते वक्त क्या हुआ कि एक मुस्लिम महिला ने वाजपेयी को बताया कि दंगाइयों ने कैसे उसके भाई को बिस्तर पर मारा, फिर तेजाब से नहला दिया, उसके बाद जिंदा जला दिया। इसी तरह के कई लोग उनसे शिकायत कर रहे थे। उसी बीच ऐसा हुआ कि किसी ने, एक आदमी ने आके उनको ये भी कहा कि आपको इस मुख्यमंत्री को बदल देना चाहिए। उसी में किताब में ये भी जिक्र है कि वाजपेयी जब एक अनाथ बच्चे के सिर पर हाथ फेर रहे थे तो एक युवक ने उनके पीछे आदरपूर्वक खड़े मोदी की ओर इशारा करके चीखा, ये कातिल है। तो एक ऐसा माहौल बना जिससे वाजपेयी को लगा कि मोदी को लेकर, उनकी सरकार को लेकर भयंकर अविश्वास है और नाराजगी है, और ऐसा लगता है कि इसके जिम्मेदार मोदी हैं। वहाँ से वाजपेयी एयरपोर्ट आए, गांधीनगर हवाई अड्डे पर, और उसके बाद वाजपेयी मोदी की मौजूदगी में मीडिया के कुछ लोगों से बात कर रहे थे, कुछ कैमरा टीमें थी। तभी एक पत्रकार, प्रिया सहगल, एक जर्नलिस्ट हैं, आज भी हैं, अंग्रेजी की पत्रकार हैं, उन्होंने पूछा कि मुख्यमंत्री के लिए आपकी सलाह क्या है। और तब जो चर्चित वाजपेयी का स्टेटमेंट है वो आज तक इतिहास में दर्ज है। वाजपेयी ने कहा, मेरे पास मुख्यमंत्री के लिए केवल एक संदेश है कि वे राजधर्म का पालन करें। और फिर उन्होंने कहा कि राजा को अपनी प्रजा के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक तरह से सार्वजनिक रूप से नरेंद्र मोदी पर शक जाहिर करते हुए कहा कि यहाँ भेदभाव हो रहा है। उनकी मंशा, इशारा वही था। बगल में बैठे नरेंद्र मोदी
थोड़े खींच में दिख रहे हैं। वीडियो आप गूगल पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर मौजूद है। और उसके बाद बगल से वो कहते हैं बीच में एक तरह से दखल देकर कि वही तो कर रहे हैं साहब। तो वाजपेयी ने कहा मुझे विश्वास है नरेंद्र भाई वही कर रहे हैं। और उसके बाद वाजपेयी वहाँ से दिल्ली लौट गए। और तब तक वाजपेयी को लगा कि ये वक्त है जब नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। गुजरात से जब 4 अप्रैल 2002 को वाजपेयी लौटे, उसके बाद उनको 7 से 11 अप्रैल के बीच कंबोडिया और सिंगापुर की यात्रा पर जाना था। वाजपेयी चाहते थे कि विदेश जाने से पहले मोदी इस्तीफा दे दें, ताकि अगर विदेशी मीडिया उन्हें उनकी घेराबंदी करे गुजरात दंगों के मसले पर, क्योंकि पूरी दुनिया में गुजरात दंगों को लेकर बड़े बड़े लेख और रिपोर्ट छप रही थी, तो शायद फेस सेविंग कर पाए। तो ऐसा संदेश वाजपेयी आडवाणी तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उन दोनों के बीच उस वक्त संवादहीनता की स्थिति हो गई थी गुजरात दंगों के बाद, क्योंकि वाजपेयी को इस बात का एहसास था कि आडवाणी नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं और नरेंद्र मोदी आडवाणी के सरपरस्ती में फले फूले और वहां तक पहुंचे, ये सबको पता था। तो इसी किताब में जिक्र है कि वाजपेयी जब कंबोडिया की यात्रा पर जा रहे थे, उनके साथ विनिवेश मंत्री अरुण शौरी विमान में थे। और अरुण शौरी से वाजपेयी ने अपने प्राइवेट केबिन में एक जगह खींच कर कहा एक वक्त कि मुझे विदेश क्यों भेजा जा रहा है, मेरे चेहरे पर कालिख लगी है। तो अरुण शौरी ने उन्हें कहा कि सिंगापुर पहुंचकर आप आडवाणी को बोलिए कि मोदी को त्यागपत्र देने को कहें। और शाम को पहुंचे, फिर वहां जो भी सरकारी कार्यक्रम था, और उसके बाद अगले दिन फिर वाजपेयी वहां से सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेते रहे। लेकिन वाजपेयी ने आडवाणी को फोन नहीं किया, क्योंकि उनके रिश्तों में खटास आ चुकी थी या संवादहीनता की स्थिति पैदा हो गई थी। इसमें दिलचस्प एक बात यह भी है, इस किताब में भी और भी कहीं जिक्र मैंने सुना था कि अरुण शौरी को ब्रजेश मिश्रा जो सुरक्षा सलाहकार थे प्रधानमंत्री के, उन्होंने खास तौर से वाजपेयी के साथ भेजा था कि बहुत परेशान हैं वो मोदी को लेकर, इसलिए आप उनके साथ रहिए ताकि वो उनकी बेचैनी थोड़ी कम रहे, एक आदमी साथ में संवाद करने के लिए हो। वहाँ से जब वापस लौटे वाजपेयी 11 तारीख को, 12 अप्रैल को 2002 को गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। 12 को सुबह फिर विशेष विमान से वाजपेयी को गोवा जाना था। इस किताब में भी जिक्र है, इसका जिक्र जो बाकी 2 किताब है उसमें भी है, बल्कि आडवाणी की किताब में सिर्फ एक पन्ने में वाजपेयी से मतभेद का जहां जिक्र किया उन्होंने, वहां थोड़ा सा रेफरेंस है, लेकिन इसमें सब कंपाइल किया गया है, इसलिए यहां से बताता हूं। और उसके बाद उस विमान में भी हुआ ये कि वाजपेयी, आडवाणी और जसवंत सिंह 3 को जाना था। और इसका जिक्र इस किताब में अरुण शौरी के रेफरेंस से है। रात में ब्रजेश मिश्रा ने अरुण शौरी को फोन किया कि क्या आपने कल का गोवा का टिकट करा लिया है? तो अरुण शौरी ने कहा हाँ करा लिया है। तो ब्रजेश मिश्रा ने कहा टिकट कैंसिल कराइए, आप उस विमान में वाजपेयी जी के साथ जाइए, वरना वाजपेयी और आडवाणी में पूरे रास्ते कोई बात नहीं हो पाएगी। तो थोड़ी सहज स्थिति बने, इसलिए आप तुरंत उस विमान से जाइए। अरुण शौरी ने अपने एक लेख में लिखा था, जो इंडियन एक्सप्रेस में उनका लेख बहुत पहले छपा था, उस लेख में उन्होंने कहा इस पूरे वाकया का जिक्र करते हुए कि उसके बाद अरुण शौरी ने अपना टिकट कैंसिल कराया और उसके बाद उस विशेष विमान में वाजपेयी के साथ गोवा के लिए रवाना हुआ। अब विमान में जो हुआ वो अपने आप में दिलचस्प है। उसमें एक छोटा सा केबिन था जिसमें 4 कुर्सियां लगी हुई थी, प्राइवेट एयरक्राफ्ट में, बल्कि एयरक्राफ्ट एयर इंडिया का होता है, उसको प्राइम मिनिस्टर की जब यात्रा होती है तो स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है। तो उसमें अखबार के कुछ पन्ने रखे हुए थे और द हिंदू में मोदी की नियति को लेकर कुछ लेख छपे थे कि मोदी के साथ क्या हो सकता है, मोदी को हटाया जा सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी ऐसे कुछ लेख छपे थे। और वाजपेयी आडवाणी आमने सामने बैठे थे और इस तरफ जसवंत सिंह और अरुण शौरी बैठे थे। तो वाजपेयी ने पहले क्या किया, बैठते ही एक अखबार उठाया और ऐसे अखबार उठाकर ऐसे पढ़ना शुरू किया। मतलब सामने जो आडवाणी बैठे थे, एक तरह से नजरें चुराना जो होता है, ऐसी स्थिति बन गई कि उसकी ओर देखे नहीं, ऐसे पढ़ना शुरू किया। सामने बैठे आडवाणी ने भी क्या किया, उन्होंने भी एक अंग्रेजी अखबार उठाया और उन्होंने भी ऐसे अंग्रेजी अखबार पढ़ना शुरू किया जिससे उनका चेहरा छुप जाए ऐसे। तो दोनों एक तरह से चेहरा छुपाकर आमने सामने बैठे हुए थे और अगल बगल में जसवंत सिंह, अरुण शौरी। अब उन दोनों की जिम्मेदारी जसवंत सिंह, अरुण शौरी की ये थी, दी गई थी। रंजन भट्टाचार्य ने भी कहा था
जो वाजपेयी के दत्तक पुत्री के पति थे, और ब्रजेश मिश्रा ने भी, कि कोशिश करिए कि उस विमान में आडवाणी और वाजपेयी में बात हो जाए, ताकि गोवा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मोदी के इस्तीफे के लिए आडवाणी रजामंद हो जाए और वाजपेयी की बात मान ले और वहां पहुंचकर तयशुदा ढंग से मोदी का इस्तीफा हो जाए, मोदी इस्तीफे का ऑफर करें। लेकिन दोनों की स्थिति ऐसी थी। तब इसी किताब में जिक्र है, वैसे मैं ये अरुण शौरी पहले लिख चुके हैं, तो इसमें अरुण शौरी ने वाजपेयी के हाथ से अखबार लेकर कहा, आप अखबार तो नहीं कभी भी पढ़ सकते हैं, पिछले 3 दिनों से आप आडवाणी से बातचीत करना चाहते थे, अब तो कर लीजिए। ऐसे अखबार उठा लिया, वाजपेयी के हाथ से अखबार उठा लिया। अब खामोशी छा गई। आडवाणी ने अपनी बायोग्राफी में जो लिखा कि कम से कम इस्तीफे का ऑफर तो करते, ऐसा आडवाणी से बातचीत के दौरान या जब संवादहीनता टूटने पर वाजपेयी ने चुप्पी तोड़ते हुए सिर्फ इस कुछ शब्दों में इतना ही कहा कि कम से कम इस्तीफे का ऑफर तो करते, ये आडवाणी ने लिखा। उसके बाद खैर यहाँ ऐसा मान लिया गया कि जहाज में एक मोटे तौर पर एक सहमति बनी, लेकिन आडवाणी ने कहा कि इस्तीफे के से गुजरात में स्थिति नहीं सुधरेगी और वे निश्चित नहीं थे कि पार्टी इसे स्वीकार करेगी। ये कुछ भी हुआ, लेकिन खैर एक सहमति बनी कि चलिए ठीक है, उनको ऐसा तैयार किया जाएगा। अब खेल यहाँ से शुरू हुआ। जब ये लोग गोवा पहुँचे, गोवा में जब विमान लैंड किया, होटल चले गए, और जब बैठक शुरू हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, तो मंच पर 3 लोग बैठे थे, वाजपेयी, आडवाणी और उस समय के जो पार्टी प्रेसिडेंट थे जनक कृष्णमूर्ति, और सामने दर्शकों की पहली कतार में मोदी बैठे थे और बहुत सारे बीजेपी के नेता, 250 डेलीगेट्स होते, वो सब सामने बैठे थे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के। मोदी ने जैसे ही, ये पहले ये तय हुआ कि अध्यक्ष के भाषण के बाद दंगों पर अगले दिन चर्चा होगी, लेकिन मोदी तुरंत बोलने को उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने द्वारा उठाए गए जो भी फैसले थे गुजरात के संदर्भ में, उसकी उन्होंने तस्दीक की, सही ठहराया, और उसके बाद कहा कि मैंने फैसला किया है कि पार्टी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देने का फैसला किया। तो यहाँ तक ऐसा लग रहा था कि वाजपेयी ये चाहते हैं, ये रजामंदी हो गई, अब मोदी ने त्यागपत्र का ऑफर किया, त्यागपत्र स्वीकार हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन खेल यहीं से शुरू हुआ, और वो खेल जो आडवाणी ने या आडवाणी की रजामंदी से प्रमोद महाजन, वेंकैया नायडू और अरुण जेटली ने जिस खेल की पटकथा लिखी थी, वो खेल ये था कि जैसे ही मोदी ने ये कहा कि मैं त्यागपत्र दे देता हूँ, वैसे ही शोर उठा चारों तरफ से कि नहीं, मोदी का इस्तीफा सवाल ही नहीं उठता, मोदी को नहीं जाना चाहिए, और मोदी 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 के नारे लगने लगे। वाजपेयी मंच पर बैठे थे, उन्हें लगा कि उनकी हार हो रही है, उन्हें लगा कि वो अकेले पड़ रहे हैं, और एक तरह से हतप्रभ भी थे, क्योंकि ऐसा लगा कि पूरी पार्टी मोदी के साथ खड़ी हो गई है। बड़े दिग्गज के साथ आडवाणी चुप थे, चूंकि आडवाणी तो चाहते ही यही थे। तो उस शाम स्थितियां कुछ खराब ना हो, इसलिए वाजपेयी ने चर्चा समाप्त करते हुए कहा कि ठीक है, इस पर कल बात करेंगे। लेकिन वहाँ कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, आज फैसला करिए, जिसका जिक्र इस किताब में नहीं देख रहा हूँ, लेकिन ये अरुण शौरी ने कहीं लिखा है, ये मेरे जहन में है, जो मैंने उसी दौरान इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा था, जो इसमें जिक्र नहीं है। खैर, उसके बाद यशवंत सिन्हा भी वहाँ मौजूद थे। उन यशवंत सिन्हा के हवाले से इस किताब ने लिखा है कि यह स्वतः नहीं हुआ था, यह योजनाबद्ध था। हम पहले से जानते थे कि मोदी त्यागपत्र का प्रस्ताव करेंगे, भीड़ उसका विरोध करेगी और त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। आडवाणी इसके बारे में जानते थे, उन्होंने अरुण जेटली, वेंकैया नायडू के साथ मिलकर इसकी योजना बनाई थी। अब वाजपेयी के लिए झटका था, क्योंकि ये अप्रत्याशित था कि ऐसा हो जाएगा, और वैसा हुआ। यह आडवाणी के लिए पहले से तयशुदा था। उसके बाद क्या हुआ कि थोड़े वाजपेयी नाराज हुए, दुखी हुए, और लगा कि उनकी हार हुई। लेकिन अगले दिन जो हुआ वो कम दिलचस्प नहीं है। और वहीं ये भी पता चला कि आडवाणी की रजामंदी से अरुण जेटली एक दिन पहले ही गांधीनगर चले गए थे, और गांधीनगर जाकर
शाम को मोदी से उन्होंने मुलाकात की और वहीं सब कुछ तय हो गया कि कौन कौन लोग वहां ऐसे होंगे कार्यकारिणी में जो मोदी के पक्ष में सार्वजनिक तौर पर बोलेंगे या मोदी के इस्तीफे की पेशकश का विरोध करेंगे। ये सब एक दिन पहले तय हो गया। और ये सब तय कैसे हुआ आप समझ सकते हैं, आडवाणी, जेटली और मोदी और बाकी लोगों की मिलीभगत से। उसके बाद आडवाणी उसके बाद साथ आए और जो आगे कहानी हुई, इसी में आगे एक जानकारी है जो वाजपेयी का एक दूसरा पहलू भी दिखाता है कि कैसे इस वक्त तक जब लग रहा था कि वाजपेयी चाहते हैं कि इस्तीफा दें मोदी, इस हद तक चाहते थे। इसी किताब में जिक्र है, दूसरी किताबों में भी जिक्र है कि दंगों के बाद जब उनकी बहुत घेराबंदी हो रही थी तो वाजपेयी, ऐसा भी मौका आया कि वाजपेयी इस्तीफा देने के लिए मन बना रहे थे या ऐसा संकेत देते थे कि मैं ही छोड़ दूंगा। एक दिलचस्प इसमें विवरण लिखा हुआ है कि एक दिन ऐसा हुआ कि विदेश मंत्री जसवंत सिंह के पास संसद चलते वक्त एक फ़ोन आया प्रमोद महाजन का और उन्होंने कहा तुरंत पहुंचिए, संभालिए संभालिए। जसवंत सिंह तुरंत वाजपेयी के पार्लियामेंट में जो उनका ऑफिस है वहाँ पहुँचे तो वाजपेयी एक कागज़ पर त्यागपत्र लिखना शुरू कर चुके थे। जसवंत सिंह ने बताया कि मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, उन्होंने सख्ती से मेरी ओर देखकर कहा कि आप क्या कर रहे हैं। जसवंत सिंह ने किसी तरह उन्हें मना लिया कि वो इस्तीफ़ा न दे। तो मतलब वाजपेयी यहाँ तक थे कि वो अगर इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो मैं दुखी हूँ कि मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। वो वाजपेयी, क्या ऐसा हुआ कि गोवा में जब नरेंद्र मोदी के साथ सब खड़े हो गए तब वाजपेयी का अगले दिन का चेहरा देखिए, और वाजपेयी क्यों झुक गए सो देखिए। तो अगले दिन बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंतिम प्रस्ताव का समर्थन किया जो भी था, और उसमें पार्टी ने मोदी के त्यागपत्र को अस्वीकार किया और हिंसा से निपटने में उनकी मजबूती और तत्परता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। लेकिन वाजपेयी की भूमिका जरा देखिए। उसी शाम वाजपेयी ने एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पहले इस्लाम का अर्थ था सहिष्णुता और करुणा, अब उसका अर्थ हो गया है आतंक के माध्यम से अपनी बात मनवाना। वे समाज में घुलते मिलते नहीं हैं, वे शांति के साथ नहीं रहना चाहते। तो इसको लेकर बहुत फिर वाजपेयी की आलोचना हुई जब ये अखबारों में छपी कि एक तरफ वाजपेयी उदार छवि के साथ नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के पक्षधर दिखते हैं या गुजरात दंगों से दुखी और चिंतित दिखते हैं, दूसरी तरफ वहाँ शिकस्त खाने के बाद वाजपेयी ऐसी बात कहते। ये बातें भी छिटपुट लिखी गई, लेकिन खैर इस किताब में ये एक जानकारी है। अब उस दौर को अगर आप याद करेंगे और किताबों के ज़रिए देखने समझने की कोशिश करेंगे तो वाजपेयी गुजरात दंगे से सवा महीने के बाद तक और गोवा में जो बैठक हुई उसके बाद तक अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से, जॉर्ज फर्नांडिस से और जो जसवंत सिंह से, ब्रजेश मिश्रा से, अरुण शौरी से, इन लोगों से लगातार ये जिक्र करते थे कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन आडवाणी की भूमिका, और आडवाणी ने अपनी भूमिका का जिक्र अपनी किताब में बहुत संक्षिप्त में एक पन्ने में आडवाणी ने उस पूरे वाक्य को निपटा दिया, जबकि वो अपने आप में बहुत अहम है कि जो आडवाणी की भूमिका थी। लेकिन आडवाणी उस भूमिका को क्यों स्वीकार करें भला, वो दूसरे लोगों ने से बातचीत के आधार पर दोनों किताबों में बात लिखी गई है। और गोवा का वो अधिवेशन था और उस अधिवेशन में मंच पर वाजपेयी की मौजूदगी में नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द बीजेपी नेताओं की लामबंदी थी कि वाजपेयी को एहसास हो गया कि भले ही वो प्रधानमंत्री हैं, शीर्ष पुरुष हैं, बीजेपी के संस्थापक हैं, सब कुछ हैं, लेकिन मोदी के सवाल पर वाजपेयी अकेले हैं, करीब करीब अकेले हैं। मित्र के नाते अरुण शौरी की राय कुछ हो सकती है, जसवंत सिंह की राय थी, लेकिन पार्टी के तौर पर, संगठन के तौर पर और उसके पीछे संघ। तो ये एक ऐसा वाकया है जो अपने आप में इस मायने में दिलचस्प है कि कैसे विमान से गए, कैसे विमान में बात हुई और कैसे जाकर वहाँ पटकथा लिखी गई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो वाजपेयी आडवाणी के बीच खट्टे मीठे रिश्तों को लेकर इस किताब में लिखा गया है विस्तार से। जुगलबंदी में आप चाहें तो एक किताब पढ़ सकते हैं, मंगवा सकते हैं। 350 रुपये का हिंदी संस्करण है, 800 रुपये का अंग्रेजी संस्करण है। मेरा मकसद था कि इस किताब से एक हिस्से को सिर्फ आपको बताना और ऐसे कुछ किस्से कहानियाँ जो भी समय समय पर
मुझे समझ में आएगी आपसे शेयर करता रहूँगा, किताबों का जिक्र तो करूँगा ही। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को इस कहानी के साथ ख़त्म करता हूँ। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, और मुलाकात होगी तो कोई कहानी भी होगी, लेकिन सिर्फ कहानी के सेगमेंट में सप्ताह में एक दिन। नमस्कार।